सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। और आज हम पाठ पढ़ेंगे बेटा। 5वां पाठ हमने पढ़ लिया। आज हम उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये हमारी कविताएं हैं दो इस पाठ के अंतर्गत, उत्साह और अट नहीं रही। दो कविताएं हैं इसमें और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और कविताओं के नाम क्या क्या है? उत्साह और अट नहीं रही है। तो अभ्यास कार्य के जो प्रश्न है इसके उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ अतिरिक्त प्रश्न हमने यहाँ दिए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अट नहीं उत्साह कविता का अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, या कहता है क्यों। तो आपको बताना इसमें उत्तर ये है कि कवि के अनुसार बादल क्रांति का प्रतीक है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि लोगों में क्रांति, जोश व उत्साह का संचार हो सके। क्योंकि बरसना जो है वो कोमलता के मृदु भावों को उत्पन्न करता है और नवीनता लाने के लिए यानी कि परिवर्तन लाने के लिए विध्वंस विप्लव की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बादल यहाँ पर कवि जो है वो बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। रिमझिम बरसात के लिए नहीं कहता, फुहारों के लिए नहीं कहता, क्योंकि इनसे मानव के मन में कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, जोश की भावना उत्पन्न नहीं होती। अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि जो है यहाँ पर दो अर्थ लेकर चलता है कविता का। एक तो ये कि बादल जब छाएंगे, बरसात करेंगे तो पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाएंगे और तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करेंगे। दूसरा अर्थ कवि यहाँ पर बादल का ये लेता है कि जब बादल गरजेंगे तो वो जीवन में उत्साह का संचार करेंगे, नई कल्पनाओं को जन्म देंगे, जो और परिवर्तन के लिए और विद्रोह के लिए, कि जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दूसरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उनके अंदर क्रांति का भाव उत्पन्न बादलों की गर्जना से ही होगा। तो दोनों ही अर्थों में बादल जो है वो लोगों में उत्साह भरने का काम करता है, इसीलिए कविता का शीर्षक जो उत्साह है वो बिल्कुल उचित है। अगला प्रश्न है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, कि किस तरफ इशारा करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कविता में कवि जो है कविता के दो अर्थ लेकर चलता है। एक सांकेतिक अर्थ भी यहाँ कवि ने लिया है, और तो फिर कविता में जो बादल है वो निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर आप पॉइंट्स में लिखेंगे। तो हमने पहला लिखा है यहाँ पर कि बादल मानव मन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। तो क्रांति किससे आएगी? गर्जना से। बादलों की गर्जना से लोगों के अंदर क्रांति का भाव उत्पन्न होगा। तो एक तो क्रांति लाने की ओर संकेत हो गया। दूसरा मानव जीवन के दुखों को दूर करने की ओर संकेत करता है, कि जब उनके मन में क्रांति का भाव आएगा तो जो लोग शोषित हैं वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, तो उनके जीवन में जो दुख है वो भी दूर हो जाएंगे। तीसरा है जीवन को संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित करता है, कि हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए। अगला है जीवन में परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। जीवन में परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है कि जीवन में अगर, क्योंकि परिवर्तन जो आएगा वो क्रांति, उत्साह की भावना से ही आएगा, कोमल भावों से कभी परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। अगला है धरती के लोगों की पीड़ाओं व कष्टों को दूर करने की ओर संकेत करता है, कि धरती पर रहने वाले जो जीव हैं गर्मी से व्याकुल थे, पीड़ित थे, तो उनके कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को दूर करने की ओर भी संकेत करता है। इसमें आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सामाजिक क्रांति लाने की ओर भी संकेत करता है। और अगला हमने लिखा है कि धरती पर सभी के लिए नवजीवन की प्रेरणा और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है, कि सभी को बादल जो है वो नया जीवन देता है, नए जीवन की प्रेरणा देता है और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। अगला है कि अगला प्रश्न है
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर आपको लिखने हैं। नाद सौंदर्य होता है कि जो आवाज़ होती है, यहाँ बादलों के गरजने की आवाज़ है तो उसको नाद सौंदर्य कहा गया है। तो आपको वो पंक्तियाँ यहाँ पर लिखनी है जिनसे कि नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। तो ध्वनिवाचक जो शब्द होते हैं वो नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और कविता में ऐसे जो शब्द थे वो थे कि घेर घेर घोर गगन धारा धरो, विकल विकल ललित ललित काले घुंघराले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो यहाँ पर नाद सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। अगली कविता थी हमारी अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही कविता जो थी वो फागुन माह के ऊपर थी कि जब फागुन का महीना आता है तो प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य होता है वो अपने चरम पर होता है और ऐसी सुंदरता की जो फागुन के महीने में होती है वो किसी और महीने में देखने को नहीं मिलती। यानी जो बसंत ऋतु में जैसा प्रकृति की सुंदरता जो चारों ओर बिखरी हुई होती है वो बाकी ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतुराज का अर्थ होता है ऋतुओं का राजा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी सुंदरता बाकी ऋतुओं में नहीं होती। तो उसी फागुन, उसी बसंत ऋतु का कविता में वर्णन कवि ने किया है। इसमें पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, मतलब यह धारणा उजागर होती है, वो लिखनी है आपको। तो इसका उत्तर होगा कि अट नहीं रही कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। और पंक्तियाँ कौन सी है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसमें आप ये पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर करना, नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश करना, तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। और यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं कि फागुन जो है वो और जो मनुष्यों का मन है वो लगता है कि दोनों ही एक जैसे हो गए हैं। और जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव मन से भी प्रकट हो रहा है, कि जो फागुन में प्रकट हो रहा है वही मनुष्य के मन से भी प्रकट हो रहा है। कि फागुन में जैसे पक्षी उड़ते हैं, चारों तरफ सुगंधित हवा होती है, तो उसी प्रकार मनुष्य जो है वो भी पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना चाहता है, उसका मन भी उस तरह से उड़ान भरता है। तो इसीलिए कहा है कि फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हों। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये छायावाद की यही विशेषता होती है बेटा। और ये छायावाद की विशेषता को ही पुष्ट करती है कि छायावादी जो कविता होती है वो अंतर्मन का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाती है। जो हमारे मन के जो भाव होते हैं उनका और जो बाहर की दुनिया है उसके साथ तालमेल बिठाते हैं। तो ये पंक्तियाँ आपने उत्तर में लिखनी है। अगला प्रश्न है कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। तो फागुन का तो हमने आपको बताया ही है कि फागुन का जो महीना होता है उसमें प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता होती है। जहाँ तक नज़रें जाए वहाँ तक सुंदरता ही सुंदरता बिखरी नज़र आती है। तो ऐसे में आँख जो है वो उस सुंदरता से आँखें हट नहीं पाती। तो
कवि की आँख भी फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, कि उससे अधिक सुंदरता और किसी महीने में नहीं होती है। चारों तरफ हरियाली होती है, क्योंकि फागुन का जब महीना आता है तो उसमें बसंत ऋतु के अंदर पेड़ों पर जो पतझड़ के अंदर पत्ते गिर चुके होते हैं सूख करके, वो नए नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ों के ऊपर नए पत्ते लगते हैं, तो वो हरे भरे दिखाई देते हैं और फूल खिल जाते हैं। पेड़ पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फूल भी खिल जाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो उनसे सुगंध आती है, और हवा चलती है तो वो हवा ठंडी होती है और साथ फूलों की सुगंध मिलकर वो हवा सुगंधित हो जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं। ऐसी असीम सुंदरता को देखकर कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं पा रही है, कि इतनी अधिक सुंदरता होती है कि कवि चाहकर भी अपनी आँखों को प्रकृति की उस सुंदरता से हटा नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? व्यापकता मतलब जो फैली हुई है, तो उसका वर्णन कवि ने किन रूपों में किया है? तो प्रश्न उत्तर तो सभी के एक दूसरे से मिलते हुए हैं, क्योंकि फागुन का ही वर्णन बार बार किया जा रहा है कि फागुन में प्रकृति की सुंदरता कैसी होती है और चारों तरफ किस प्रकार से बिखरी हुई होती है। तो यहाँ पर कवि ने फागुन का महीना आते ही चारों ओर उत्साह और उल्लास दिखाई देता है, कि फागुन का जब महीना आता है तो चारों ओर उत्साह का माहौल होता है, उल्लास का माहौल होता है, क्योंकि फागुन का ही महीना है। फागुन के ही महीने के अंदर रंगों का त्यौहार होली भी आता है। जो किसान हैं उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उनमें भी उत्साह और उल्लास का भाव होता है। इसीलिए कहा है कि फागुन का महीना आते ही चारों ओर उत्साह और उल्लास दिखाई देता है। दूसरा है कि फागुन में मन पक्षियों की भांति उड़ने को मजबूर हो जाता है। मन जब ऐसी सुंदरता देखता है, पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, तो मानव का मन भी करता है कि वो भी इस असीम सुंदरता को निहारने के लिए उसके भी पंख लग जाएं और वो उड़ता हुआ चला जाए। फागुन में प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक होता है, क्योंकि सौंदर्य ही बहुत अधिक होता है, सुंदरता ही सुंदरता होती है, तो ऐसा जो दृश्य होता है वो निहारने के लायक होता है, हर किसी के मन को मोह लेता है। फागुन के सौंदर्य की शोभा किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पाती, कि सुंदरता इतनी होती है कि वो किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पाती है, कि जहाँ तक नज़र जाए, मतलब नज़रों के छोर तक जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। कहीं रंग बिरंगे फूल होते हैं, पेड़ हरे लाल पत्तों से लदे होते हैं, फसलें पककर तैयार हो जाती है, तो सरसों में पीले पीले फूल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन का हमने आपको बताया कि फागुन का जो महीना है उसकी सुंदरता का ही वर्णन आपको फिर से यहाँ करना है, कि फागुन में ये सारी चीज़ें होती है, कि बसंत का ऋतु जो होती है उसमें ये सब चीज़ें होती है जो कि बाकी ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती, कि और ऋतुओं में ऐसा मौसम नहीं होता जैसा कि फागुन में होता है। क्योंकि फागुन का जो महीना होता है उसमें न तो अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है, मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। फागुन में बसंत ऋतु का आगमन होता है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, सुगंधित वायु बहने लगती है, जिसके कारण वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। ठंडी हवा चलने लगती है, कोयल मधुर गीत गाने लगती है। इस तरह, क्योंकि कोयल जो होती है आम के बागों में गीत गाती हुई सुनाई देती है, क्योंकि आम के पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर भी फागुन के महीने में बोर आ जाती है। तो इस तरह फागुन में जो उत्साह होता है वह बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। तो फागुन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, बाकी ऋतुओं में नहीं होती है। क्योंकि जैसे गर्मी में भयंकर गर्मी होती है, जो संपूर्ण प्राणी जगत होता है वो गर्मी से व्याकुल हो उठता है, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है और शाम के समय वायु जो होती है बिल्कुल बंद हो जाती है, धरती जो है वो तपने लगती है।
और सारी प्रकृति बेजान, शुष्क और नीरस नज़र आती है। और इसी तरह से सर्दी में अगर हम देखें तो सर्दी में भी जो लोग होते हैं वो भयंकर सर्दी से बचने के लिए घरों में ही दुबके रहते हैं, घर मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु आती है तो बरसात के कारण जगह जगह कीचड़ हो जाता है, और कभी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कम होती है, तो लोग परेशान ही रहते हैं। तो इस प्रकार फागुन में ही प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, अन्य ऋतुओं में ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको बसंत ऋतु जो है बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है आपको कि निराला जी के काव्य शिल्प की क्या विशेषताएं हैं। तो काव्य शिल्प का अर्थ होता है बेटा कविता का कला पक्ष, इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। और निराला जी ने इन कविताओं में संस्कृत निष्ठ, तत्सम, प्रधान, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी उनकी जो कविता को, जो ये कविताएं हैं दोनों, उत्साह और अट नहीं रही। इनको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वही आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अभिव्यक्ति का पक्ष लिखना है कि अभिव्यक्ति किस, अपने भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने किस प्रकार से यहाँ दी है। तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग है, साथ खड़ी बोली का प्रयोग है, क्योंकि कविता जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है, और कवि का जो शब्द चयन है वो बड़ा ही उचित और सटीक है। लेकिन कहीं कहीं पर वे ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कवि जो है इन कविताओं में नाद सौंदर्य का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। यही नहीं, छायावादी कविताएं होने के कारण कवि ने सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया है कि संकेत के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बात को कहने का प्रयास किया है। मुक्त छंद में रचित, और छंद में, मुक्त छंद में लिखी गई है, किसी छंदबद्ध, ये जो कविताएं ये छंदबद्ध कविताएं नहीं है, छंद मुक्त हैं। और इनमें निराला जी ने अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, विशेषोक्ति तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। जब हम काव्य शिल्प की विशेषताएं बताते हैं तो हम इसमें अलंकारों की पंक्तियां भी साथ में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर ये अलंकार आया है। तो उनको अलग अलग आप उदाहरण देकर भी अलंकारों को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली के आसपास के परिवर्तन आपको लिखने हैं कि जब होली का त्यौहार आता है तो उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, कैसा दृश्य होता है, वो सब लिखना है। तो होली के आसपास जो है सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ जो है वो समाप्त होने को होती है और गर्मियों की शुरुआत होती है। तो वो बीच का समय होता है, और उस बीच के समय में मौसम जो है बड़ा सुहावना होता है, क्योंकि न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। और प्रकृति में एक तरह की मादकता और मस्ती छा जाती है कि प्रकृति जो है वो बड़ी ही सुहावनी, मनमोहक होती है। शीतल, मन, सुगंधित हवा चलती है, क्योंकि फूल खिले होते हैं, फूलों की सुगंध को हवा साथ लेकर चलती है। और पेड़ पौधों की जो डालियाँ होती हैं वो हरे लाल पत्तों से, रंग बिरंगे फूलों से लद जाती हैं, और चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल मन को हर लेते हैं कि हर किसी के मन को आकर्षित करते हैं, मुग्ध कर देते हैं। इस प्रकार फागुन में प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है कि सुंदरता जो है वो देखते ही, देखने में अच्छी लगती है। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे ये, जिनके ऊपर हमने चर्चा की, आपको समझ आ गए होंगे। और अब हम उत्साह व अट नहीं रही, कविता के जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है, कुछ हमने यहाँ अतिरिक्त लिए हैं जिनके अंदर सांकेतिक या प्रतीकार्थ जो पूछा गया है इसमें, तो हमने उनको यहाँ बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कवि ने किन शब्दों का सांकेतिक और प्रतीकार्थक अर्थ में प्रयोग किया है, कि संकेत के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कवि क्या दर्शाना चाहता है। क्योंकि कविता में कवि
ने यहाँ दो अर्थ बताए हैं। उत्साह कविता में कवि दो अर्थ लेकर चलता है। बादल से एक तरफ तो कवि बरस कर लोगों की प्यास बुझाने की प्रार्थना करता है, और दूसरी ओर कवि उन्हीं बादलों से गर्जना करवा कर के लोगों के अंदर क्रांति और उमंग जोश का भाव भरना चाहता है। तो पहला प्रश्न है कि कविता में विद्युत छवि उर्मे का क्या तात्पर्य है। तो जो कविता थी हमारी उत्साह, उसमें था कि विद्युत छवि उर्मे, उर का अर्थ क्या था, हृदय, छवि आभा चमक, और विद्युत का अर्थ था बिजली। तो विद्युत छवि उर्मे से तात्पर्य है कि बादलों के भीतर बिजली की चमक कौंधती है। जब बिजली चमकती है तो उसको कौंधना भी बोलते हैं। और इसका जो प्रतीकार्थ है वो ये है कि बादलों में क्रांति की कड़क और शक्ति है, कि बादलों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो लोगों के अंदर क्रांति का भाव भर सकता है। दूसरा प्रश्न है कि वज्र छिपा का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। वज्र का अर्थ क्या था, भीषण। तो वज्र छिपा का तात्पर्य है कि बादलों के अंदर बिजली की कड़क छिपी हुई है, और मतलब भीषण शक्ति छिपी हुई है। और इसका प्रतीक अर्थ है कि कवि के हृदय में उथल पुथल करने की क्रांतिकारी शक्ति है। यानी जो काम कवि बादलों से के अंदर बता रहा है कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वैसी ही शक्ति, वैसी ही ताकत कवि के हृदय में भी है, जो क्रांतिकारी शक्ति को उत्पन्न कर सकती है। कवि जो है अपनी कलम के माध्यम से, अपनी भावों के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति का भाव उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। तो स्वर तो क्रांति का ही है, क्योंकि कवि जो है बादल के माध्यम से क्रांति लाना चाहता है, क्रांति का भाव भरना चाहता है लोगों के अंदर। तो यहाँ आपको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से है। तो यह कविता क्रांति का आह्वान करती है, कि उसके लिए संबोधित करती है। कवि को बादलों की गरज प्रिय है। निराला जी को जो है वो बादलों की जो गर्जना है उससे बड़ा प्रेम है। वह घेर घेर घोर गगन कहकर बादलों को उग्रता पूर्वक घेराव करने की प्रेरणा देता है। उग्रता पूर्वक घेराव मतलब घनघोर गर्जना करते हुए आकाश को घेर लेने की प्रेरणा देता है। हृदय में विद्युत छवि का होना, कि बादलों के हृदय में बिजली की चमक का होना, तथा वज्र छिपाना भी क्रांति की शक्ति के प्रतीक है। ये दोनों ही क्रांतिकारी शक्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार कविता का जो मुख्य स्वर है वह क्रांति है। कविता में निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है। तो निदाघ जो है, निदाघ का अर्थ होता है भीषण गर्मी। तो कविता के अंदर जो इसका मतलब ये जो प्रतीक हो सकती है, तो ये इसका दूसरा जो अर्थ हो सकता है वो ये है कि सांसारिक कष्टों की प्रतीक हो सकती है, कि जिस प्रकार से लोग गर्मी से दुखी हैं उसी प्रकार से लोग मतलब सांसारिक कष्टों से दुखी हैं, कि जो लोग सताए जा रहे हैं, जिन लोगों को तंग किया जा रहा है, जिनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, तो वो लोग संसार के द्वारा दिए गए कष्टों से दुखी है। तो ये सांसारिक कष्टों की भी प्रतीक हो सकती है। अगला प्रश्न है तप्त धरा का संकेतार्थ स्पष्ट कीजिए। तप्त का अर्थ क्या है, तपती हुई, और धरा का अर्थ क्या होता है, धरती। तो तपती हुई धरती, तो इसका उत्तर होगा तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ तो हमने आपको बता ही दिया कि गर्मी से तपती हुई धरती। और अब कवि जो है वो सांकेतिक अर्थ क्या लेता है, तो इसका सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। दुखों से पीड़ित धरती, तो दुख जो है वो लोग उस धरती के ऊपर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है कि दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है जल का क्या संकेत अर्थ हो सकता है। तो जल का संकेत अर्थ है शांति या सुख, क्योंकि बादल जब जल बरसाएंगे तो तपती हुई धरती की तपन जो है वो शांत हो जाएगी।
जो लोग गर्मी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन्हें सुख का अनुभव होगा, क्योंकि जब बादल बरसेंगे तो वातावरण शीतल होगा और उस शीतलता के अंदर शांति और सुख का अनुभव होगा। इसलिए जल का जो संकेत अर्थ है वह है शांति और सुख हो सकता है। अगला प्रश्न है, सांस लेना किस स्थिति का परिचायक है? तो सांस लेना ये अट नहीं रही कविता में से है, क्योंकि यहाँ फागुन के लिए कहा गया था कि जब सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। तो जो सांस लेना था वो कौन सी स्थिति को दर्शाता है, किसका परिचायक है यहाँ पर? तो इसका उत्तर होगा कि फागुन महीने का खुलकर सांस लेना अपनी शोभा को खुलकर प्रकट करने का परिचायक है। इसका अर्थ है सुगंधित हवाओं का चलना, कि जब फागुन सांस लेता है, मतलब जब फागुन में हवा चलती है वो फूलों की सुगंध को साथ लेकर चलती है, इसलिए हवा भी जो है वो सुगंधित हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सुगंधित हवाओं का चलना। तो ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर थे बेटा, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य यही है आपका कि उत्साह व अट नहीं रही कविता के जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आपको जो हमने अतिरिक्त प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं 7, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखना है और साथ ही साथ इनको याद करना है। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को भी आपको याद करना है और अतिरिक्त को अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि अभ्यास के आप प्रश्न उत्तर आपने लिख लिए तो आप उनका मिलान कर लें।